दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। सुबह के करीब 9:30 बजे थे। सूरजपुर शहर की सड़कें शांत और सुनसान थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सड़क किनारे बरगद और नीम के पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। उस शांत माहौल में एक युवती गहरे हरे रंग का सलवार सूट और क्रीम रंग का दुपट्टा ओढ़े धीमे कदमों से सड़क के किनारे चल रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। यह कोई साधारण युवती नहीं थी, यह थी आईपीएस अधिकारी कावेरी सिंह। कावेरी उस समय अपने बीमार नाना के लिए एक स्थानीय हकीम से दवा लेने जा रही थी। उसके कदम सधे हुए थे, लेकिन मन में नाना की सेहत को लेकर बेचैनी थी। सूरजपुर की गलियों से गुजरते हुए उसकी नज़र सड़क के किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। वहां 5-6 पुलिस वाले बैठे थे। उनके बीच में थाने का इंस्पेक्टर बलदेव शर्मा था। सभी के हाथों में शराब की गिलासें थीं और वे नशे में धुत होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ढाबे पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल रहा था, जिसमें भोजपुरी गाने की ऊंची आवाज गूंज रही थी। जैसे ही बलदेव की नजर कावेरी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक शातिर चमक उभरी। उसने पास बैठे सिपाही को कोहनी मारते हुए कहा, देखो यार, आज तो कोई परी सड़क पर उतर आई है। चल थोड़ा तमाशा करते हैं। यह सुनकर बाकी सिपाही भी ठहाके मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी में एक गंदी मंशा साफ झलक रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने चल रही यह युवती कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। कावेरी ने यह सब देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने गहरी सांस ली और तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस की वर्दी में यह हरकत कर रहे हो, उसने सख्त लहजे में कहा। खुलेआम शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी का कानून लागू किया है और तुम खुद ही उसे तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही इस तरह की हरकतें करोगे तो आम जनता से क्या उम्मीद होगी? कावेरी की आवाज में इतनी तेजी थी कि सिपाही एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन बलदेव शर्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह नशे में लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कावेरी के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में नशे और हवस की मिलीजुली चमक थी। अरे मैडम, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? इतनी खूबसूरत लग रही हो, जरा हमारी तरफ भी देख लो, उसने बेहुदा हंसी के साथ कहा और कावेरी का दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की। कावेरी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अपना दुपट्टा झटकते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें अभी इज्जत दे रही हूं, इसलिए चुप हूं, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। बलदेव ने जोरदार ठहाका लगाया। शिकायत? अरे, पूरा थाना मेरे कब्जे में है। मैं ही इस इलाके का राजा हूं। तुम क्या कर लोगी? इतना कहकर उसने कावेरी का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। ज्यादा नखरे दिखाओगी तो अभी तुम्हें सबक सिखा दूंगा। कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर इतना नीचे गिर सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। तुम हद पार कर रहे हो इंस्पेक्टर, सुधर जाओ, वरना मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगी। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। उसकी आवाज में गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों थे, मगर बलदेव ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। उसने कावेरी को और कसकर अपनी ओर खींच लिया। सस्पेंड? तुम अपने आप को क्या समझती हो? उसने गुर्राते हुए कहा। कावेरी का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने पूरी ताकत से बलदेव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि बलदेव 2 कदम पीछे हट गया। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और कावेरी के कंधे पर दे मारी। बोतल टूट गई और उसके टुकड़े कावेरी के कंधे में धंस गए। खून रिसने लगा। दर्द से कावेरी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। बलदेव ने उसे धक्का दिया और वह पास की दीवार से टकरा गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई।
लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैं अभी पीछे हटी तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, मगर तभी बलदेव ने उसका फोन छीनकर जमीन पर दे मारा। फोन टूट गया और माहौल अब और खतरनाक हो चुका था। बाकी सिपाही भी अब खड़े हो गए थे। उनकी आंखों में वही गंदी मंशा थी। कावेरी समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं रहा, उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह दर्द से कराहती हुई किसी तरह वहां से भागी और अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह कुर्सी पर ढेर हो गई। उसकी सांसें तेज थीं और कंधे से खून अभी भी रिस रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और आक्रोश दर्द से कहीं ज्यादा था। उसके कानों में बलदेव की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। ना जाने ये लोग कितनी औरतों को इस तरह परेशान करते होंगे। जनता अगर शराब पी ले तो उसे लॉकअप में डालकर पीटा जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद सड़कों पर शराब पीकर दरिंदगी करते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा। कावेरी ने मन ही मन कसम खाई, नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, इन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी पुरानी दोस्त मेघना को फोन किया। मेघना और कावेरी की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी और मेघना हमेशा कावेरी की बात मानने को तैयार रहती थी। कावेरी ने उसे पूरी घटना और अपनी योजना बताई। मेघना ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन योजना के मुताबिक मेघना को एक साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। उसने हल्का नीला सलवार सूट पहना और उसी सड़क पर धीरे धीरे चलने लगी जहां पिछले दिन बलदेव और उसके सिपाही शराब पी रहे थे। कावेरी भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छुपी थी। उसके हाथ में एक नया मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अनुमान था वही मंजर फिर से दोहराया गया। बलदेव और उसके सिपाही ढाबे के पास बैठे थे। शराब की बोतलें खुली थीं और टेप रिकॉर्डर पर गंदे गाने बज रहे थे। एक सिपाही ने मेघना को देखा और बलदेव से कहा, सर देखिए, आज फिर एक माल चली आ रही है। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज फिर मौका मिल गया, चलो इसे छेड़ते हैं। वे सब मेघना की ओर बढ़े। मेघना ने डरने का नाटक किया। बलदेव नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? जरा हमारे साथ भी तो वक्त बिताओ। उसने गंदी हंसी के साथ मेघना का दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की। मेघना ने डरने का नाटक जारी रखा। तभी एक सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। मेघना ने जोर से चीख मारी और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उधर कावेरी सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थीं ताकि कोई सबूत न छूटे। जब माहौल और खराब होने लगा, मेघना ने बलदेव का हाथ जोर से काट लिया और तेजी से भाग निकली। बलदेव गुस्से में चीखा, पकड़ो इसे! मगर नशे की हालत में कोई भी तेजी से उसके पीछे नहीं भाग पाया। मेघना भागते हुए कावेरी के पास पहुंची और दोनों वहां से तेजी से निकलकर अपने घर चली गईं। अब कावेरी के पास बलदेव और उसके सिपाहियों के खिलाफ ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ एक वीडियो से इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि यह साबित हो सके कि ये लोग बार बार ऐसी हरकतें करते हैं। उसने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पक्का सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी ओर बलदेव और उसके सिपाही बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बड़ा जाल बिछ चुका है। सूरजपुर की सड़कें फिर से शांत हो गई थीं, लेकिन इस बार कावेरी का इरादा और भी पक्का था। वह समझ चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूतों से बलदेव जैसे लोगों को सजा दिलाना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में मजबूत हो, बल्कि जनता को भी हिला दे। तीसरे दिन कावेरी ने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े हुए दूर से नजर रख रही थी। वही ढाबा, वही शराब की बोतलें और वही गंदी हंसी। बलदेव और उसके सिपाही फिर से अपनी हरकतों में मशगूल थे। कावेरी ने झाड़ियों के पीछे छुपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। करीब 4 मिनट तक उसने सब कुछ कैद किया। शराब की बोतलें, भद्दे गाने, सिपाहियों की हंसी
और बलदेव का नशे में डूबा चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त हैं, वह चुपके से घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने वीडियो को बार बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। ये लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं, इन्हें कोई नहीं बचा सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन कावेरी जानती थी कि सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा। बलदेव के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर नाचते थे। उसे सजा दिलाने के लिए जनता का समर्थन और बड़े अधिकारियों की मदद जरूरी थी। अगले दिन उसने अपने मोहल्ले की कुछ भरोसेमंद औरतों और बुजुर्गों को बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। एक बुजुर्ग, श्यामलाल जी, ने कहा, कावेरी बेटी, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ऐसी हरकतें करेंगे तो जनता का क्या होगा? तुम सही कर रही हो, हम गवाही देने को तैयार हैं। एक औरत, रेखा, ने कहा, तुम जैसी बेटियां ही हमारी उम्मीद है। तुम जो कहोगी हम करेंगे। कावेरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे जनता का साथ मिल चुका था। अब बारी थी बड़े अधिकारियों तक पहुंचने की। वह जानती थी कि बलदेव को सीधे पकड़वाना आसान नहीं होगा। अगर वह थाने जाकर शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसलिए उसने सीधे जिले के डीएसपी रविशेखर के पास जाने का फैसला किया। रविशेखर एक ईमानदार और सख्त अधिकारी थे। कावेरी उनके ऑफिस पहुंची और सारा वीडियो दिखाया। उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो देखकर डीएसपी हैरान रह गए। कावेरी, यह बहुत बड़ा मामला है। बलदेव का नाम पहले भी कई बार सामने आया है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। तुमने कमाल कर दिया। कावेरी ने कहा, सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबने न दिया जाए। मैं खुद गवाही दूंगी। डीएसपी ने हामी भरी और बोले, तुम्हें मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई कमी न रहे। कावेरी ने अपनी अगली योजना बताई। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो के साथ साथ कुछ स्थानीय लोगों को गवाह बनाकर स्टिंग ऑपरेशन करूंगी, ताकि मामला अदालत में मजबूत हो। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति दी और कहा, तुम्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मैं खुद इस मामले को एसपी साहब तक ले जाऊंगा। कावेरी ने अगली योजना बनाई। इस बार उसने अपने मोहल्ले के 2 भरोसेमंद लड़कों, अर्जुन और नितिन, और एक औरत, लक्ष्मीबाई, को साथ लिया। तय हुआ कि लक्ष्मीबाई एक आम राहगीर बनकर उस सड़क से गुजरेगी और अर्जुन, नितिन थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। कावेरी कैमरे के साथ तैयार थी। जैसा अनुमान था, बलदेव और उसके सिपाही फिर से वही हरकतें कर रहे थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सब कुछ कावेरी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार उसके पास वीडियो के साथ साथ ऑडियो सबूत भी थे। अगली सुबह कावेरी सीधे एसपी विक्रम राठौर के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और गवाहों की लिस्ट दिखाई। वीडियो देखते ही एसपी ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं। कावेरी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे डीएम साहब तक ले जाऊंगा। कावेरी और एसपी डीएम अनिता राय के ऑफिस पहुंचे। अनिता राय अपने खड़े फैसलों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने वीडियो देखा और गुस्से में बोलीं, यह शर्मनाक है। ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक हैं। कावेरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही बलदेव और उसके सिपाहियों को तुरंत सस्पेंड करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। कावेरी की मेहनत रंग ला रही थी। बलदेव और उसके साथी अब भी बेखबर थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी थीं। कावेरी ने गवाहों से लिखित बयान लिए और सारे सबूत एक फाइल में जमा किए। डीएम ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। कावेरी, कल का दिन तुम्हारी जीत का पहला दिन होगा। हम इन दरिंदों का चेहरा जनता के सामने बेनकाब करेंगे। कावेरी की आंखों में चमक थी। वह जानती थी कि अब बलदेव और उसके साथी सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, बल्कि उन्हें ऐसा सबक मिलेगा कि कोई और पुलिस वाला ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। सूरजपुर शहर में हलचल मच चुकी थी। डीएम अनिता राय के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। कावेरी ने अपनी फाइल को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसमें पिछले कुछ दिनों में जुटाए गए सारे सबूत, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के लिखित बयान सुरक्षित थे। यह फाइल अब इंस्पेक्टर बलदेव शर्मा और उसके सिपाहियों के करियर को खत्म करने की ताकत रखती थी।
लेकिन कावेरी का मकसद सिर्फ सजा दिलाना नहीं था। वह चाहती थी कि यह मामला पूरे शहर बल्कि पूरे जिले के लिए एक मिसाल बने, ताकि कोई और पुलिस वाला ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। उस रात कावेरी अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। उसका कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, जहां शराब की बोतल के टुकड़े धंसे थे। उसने अपने जख्म को धीरे से सहलाया और सोचा, यह दर्द मेरे लिए सिर्फ एक चोट नहीं है, यह उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो मैंने एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर उठाई है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मन में एक हल्का सा डर भी था। बलदेव शर्मा का प्रभाव थाने तक सीमित नहीं था। शहर के कुछ रसूखदार लोग भी उसके साथ थे। अगर वह इतने बड़े इंस्पेक्टर को चुनौती दे रही थी, तो उसे और सावधान रहना होगा। कावेरी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो को फिर से देखा। हर फ्रेम में बलदेव और उसके सिपाहियों की दरिंदगी साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह हर उस औरत की लड़ाई है जो इन जैसे लोगों की वजह से डर के साए में जीती है। उसने अपनी सहेली मेघना को एक मैसेज भेजा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी हिम्मत ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। मेघना ने तुरंत जवाब दिया, कावेरी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। कल हम इन दरिंदों का चेहरा बेनकाब करेंगे। अगली सुबह सूरजपुर के सबसे बड़े सामुदायिक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। हॉल खचाखच भरा था। स्थानीय पत्रकार, टीवी चैनल्स के कैमरे और शहर के कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। कावेरी ने अपने हरे सलवार सूट में मंच पर कदम रखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ झलक रही थी। डीएम अनिता राय, एसपी विक्रम राठौर और डीएसपी रविशेखर भी मंच पर मौजूद थे। हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी की निगाहें कावेरी पर टिकी थीं। डीएम अनिता राय ने माइक संभाला और गंभीर लहजे में बोली, आज हम यहां एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं। हमारी पुलिस जो जनता की रक्षा के लिए बनी है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वर्दी का अपमान कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक मामले को आपके सामने लाए हैं। उन्होंने कावेरी को इशारा किया। कावेरी ने गहरी सांस ली और माइक उठाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं कावेरी सिंह, इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि थाना नंबर 5 के इंस्पेक्टर बलदेव शर्मा और उनके सिपाही खुलेआम सड़क पर शराब पी रहे थे। न सिर्फ यह, बल्कि वे राहगीर औरतों को छेड़ रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझ पर हमला किया। उसने अपने कंधे पर बंधी पट्टी की ओर इशारा किया। यह चोट उसी हमले का नतीजा है। लेकिन मैं चुप नहीं रही। मैंने सबूत इकट्ठे किए और आज मैं वे सबूत आपके सामने रख रही हूं। हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर वीडियो शुरू हुआ। पहले वीडियो में बलदेव और उसके सिपाही शराब की बोतलें लिए ढाबे पर बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे। दूसरे वीडियो में मेघना को छेड़ने की उनकी हरकत साफ दिख रही थी। तीसरे वीडियो में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी बदसलूकी और गंदी बातें रिकॉर्ड थीं। हॉल में बैठे लोग सन्न रह गए। कुछ की आंखों में गुस्सा था तो कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी। पत्रकारों के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। कावेरी ने अपनी बात जारी रखी। ये लोग सिर्फ कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, ये उस विश्वास को तोड़ रहे हैं जो जनता पुलिस पर करती है। अगर हम चुप रहे तो ये लोग औरतों को परेशान करते रहेंगे और हमारी पुलिस की छवि मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। हॉल में बैठी जनता तालियां बजाने लगी। कुछ लोग चीखे, ऐसे लोगों को जेल भेजो, वर्दी का अपमान करने वालों को सजा दो। डीएम अनिता राय ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोली, मैं वादा करती हूं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या कोई और। उसी समय थाना नंबर 5 में हड़कंप मच गया। बलदेव शर्मा को खबर मिली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके खिलाफ सारे सबूत पेश किए जा चुके हैं। वह गुस्से और डर से बौखला गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और चिल्लाया, यह सब उस कावेरी सिंह की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। उसने अपने एक पुराने दोस्त, स्थानीय कारोबारी रमाकांत मिश्रा को फोन लगाया। रमाकांत का शहर में अच्छा खासा रसूख था
और बलदेव को लगता था कि वह उसे बचा लेगा। लेकिन रमाकांत ने फोन पर ही साफ कह दिया, बलदेव, इस बार तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। डीएम और एएसपी दोनों तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। मेरे पास इतना दम नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं। यह सुनकर बलदेव का चेहरा लटक गया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी कुर्सी खतरे में है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कावेरी, डीएम और एएसपी ने एक निजी बैठक की। डीएम ने कहा, कावेरी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बलदेव के कुछ रसूखदार दोस्त हैं जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें और सावधान रहना होगा। कावेरी ने सिर हिलाया। मैडम, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास और भी सबूत हैं। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बात की है जिन्होंने बलदेव और उसके सिपाहियों की पुरानी हरकतों के बारे में बताया। कई औरतें हैं जो इनकी बदसलूकी का शिकार हुई हैं, लेकिन डर की वजह से चुप रहीं। मैं उनसे लिखित बयान ले रही हूं। एसपी विक्रम राठौर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये गवाह डरे नहीं। बलदेव के गुंडे उन्हें धमकाने की कोशिश कर सकते हैं। डीएसपी रवि शेखर ने सुझाव दिया, मैडम, मैं एक छोटी सी पुलिस टीम बनाता हूं जो इन गवाहों की सुरक्षा करेगी। साथ ही हमें बलदेव के फोन रिकॉर्ड्स और उसके रसूखदार दोस्तों की जांच करनी चाहिए। कावेरी ने सहमति जताई। सर, मैं एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हम एक जागरूकता अभियान शुरू करें। शहर की औरतों को बताएं कि वे ऐसी हरकतों के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। अगर हम जनता को साथ लेंगे तो बलदेव जैसे लोग अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। डीएम अनिता राय ने मुस्कुराते हुए कहा, कावेरी, तुम सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक सच्ची लीडर हो। मैं तुम्हारी इस योजना को पूरा समर्थन दूंगी। हम एक जागरूकता कैंपेन शुरू करेंगे और मैं खुद इसमें शामिल होंगी। अगले कुछ दिन सूरजपुर में और हलचल बढ़ गई। कावेरी ने मेघना, अर्जुन, नितिन और लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर शहर के अलग अलग मोहल्लों में छोटी छोटी सभाएं आयोजित कीं। इन सभाओं में औरतों और युवतियों को बुलाया गया। कावेरी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो मेरे पास आइए, मैं आपकी आवाज बनूंगी। इन सभाओं का असर हुआ। धीरे धीरे कई औरतें सामने आईं जिन्होंने बलदेव और उसके सिपाहियों की बदसलूकी की शिकायतें कीं। कुछ ने बताया कि बलदेव ने उनके रिश्तेदारों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। कुछ ने कहा कि उनके छोटे मोटे कारोबार से हफ्ता वसूला जाता था। कावेरी ने इन सभी की शिकायतें दर्ज कीं और उनकी गवाहियां एकत्र कीं। इधर बलदेव को अपनी सस्पेंशन की खबर मिल चुकी थी। डीएम के आदेश पर उसे और उसके 4 सिपाहियों को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया था, लेकिन बलदेव ने हार नहीं मानी। उसने अपने कुछ गुंडों को भेजकर कावेरी के गवाहों को धमकाने की कोशिश की। एक रात लक्ष्मीबाई के घर के बाहर 2 नकाबपोश लोग देखे गए जो दीवार पर धमकी भरे नारे लिख रहे थे। लेकिन कावेरी ने पहले ही डीएसपी रवि शेखर के साथ मिलकर गवाहों की सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया और पूछताछ में उन्होंने बलदेव का नाम लिया। ये खबर जब डीएम तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत एक और आदेश जारी किया। बलदेव शर्मा के खिलाफ अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। धमकी देना, बदसलूकी करना और शराबबंदी कानून तोड़ना, ये सारे अपराध गंभीर हैं। कावेरी को अब लग रहा था कि वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसे एक और चुनौती का सामना करना था। बलदेव ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक वकील को हायर किया जो शहर का सबसे महंगा और चालाक वकील माना जाता था। इस वकील संजय गुप्ता ने बलदेव के बचाव में दलीलें तैयार कीं। उसने दावा किया कि वीडियो फर्जी है और कावेरी ने बलदेव को फंसाने के लिए साजिश रची है। कावेरी को जब यह खबर मिली तो वह एक पल के लिए परेशान हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेघना और अपनी टीम के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया। इस बार वह बलदेव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। उसे पता था कि बलदेव का इतिहास साफ नहीं है। कई साल पहले भी उसके खिलाफ शिकायतें आई थीं, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बच गया था। कावेरी ने अपने एक पुराने कॉलेज मित्र अभय से संपर्क किया जो अब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। अभय ने कावेरी की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मेरे पास कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स तक पहुंच है। मैं देखता हूं कि बलदेव के खिलाफ क्या क्या मिल सकता है। अभय ने कुछ ही दिनों में बलदेव के पुराने केसों की फाइलें निकालीं। उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। बलदेव ने पहले भी कई बार हफ्ता वसूली, औरतों को धमकाने और गैर कानूनी कामों में शामिल होने के आरोपों का सामना किया था, लेकिन हर बार वह अपने रसूख और पैसे के दम पर बच निकला था। कावेरी ने ये सारी जानकारियां डीएम और एसपी को दी। डीएम अनिता राय ने तुरंत एक विशेष जांच कमेटी बनाई, जिसमें कावेरी को भी शामिल किया गया। इस कमेटी का काम था बलदेव के पूरे करियर की जांच करना और यह पता लगाना कि उसने कितने लोगों का उत्पीड़न किया। इधर शहर में कावेरी की हिम्मत की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे शेरनी कहने लगे। मोहल्लों में औरतें अब खुलकर अपनी बात रखने लगी थीं। कावेरी ने अपने जागरूकता अभियान को और तेज किया। उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवतियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। उसने स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जहां कोई भी औरत अपनी शिकायत दर्ज कर सकती थी। लेकिन बलदेव अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने वकील संजय गुप्ता के साथ मिलकर एक नया दांव खेला। उसने स्थानीय अखबारों में कावेरी के खिलाफ झूठी खबरें छपवाने की कोशिश की। एक छोटे से अखबार में खबर छपी कि कावेरी ने बलदेव को फंसाने के लिए फर्जी वीडियो बनाए हैं। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। कावेरी को जब यह पता चला तो वह गुस्से से भर गई। उसने मेघना और अभय को बुलाया और कहा, अब हमें इन झूठी खबरों का जवाब देना होगा। हमें जनता को सच दिखाना होगा। अभय ने सुझाव दिया, कावेरी, मैं अपने न्यूज चैनल पर तुम्हारा इंटरव्यू करवाता हूं। तुम जनता को सारी सच्चाई बताओ। साथ ही हम उन औरतों की कहानियां भी दिखाएंगे जो बलदेव की बदसलूकी का शिकार हुई हैं। कावेरी ने इस सुझाव को मंजूर किया। अगले दिन सूरजपुर के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर कावेरी का लाइव इंटरव्यू हुआ। उसने न सिर्फ अपनी कहानी सुनाई, बल्कि उन औरतों को भी मंच दिया जो बलदेव की हरकतों का शिकार हुई थीं। लक्ष्मीबाई ने बताया कि कैसे बलदेव ने उनके बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। एक और औरत, सुमन, ने बताया कि बलदेव ने उसकी दुकान से हर हफ्ते पैसे वसूले। इंटरव्यू के बाद शहर में टहलका मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और बलदेव के खिलाफ नारे लगाने लगे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सूरजपुर ट्रेंड करने लगा। कावेरी की हिम्मत अब पूरे शहर की ताकत बन चुकी थी, लेकिन बलदेव ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने वकील के साथ मिलकर कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उसने दावा किया कि सारे सबूत फर्जी हैं और कावेरी ने उसे बदनाम करने की साजिश रची है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख तय की। कावेरी को अब कोर्ट में अपने सबूत पेश करने थे। वह जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर वह कोर्ट में बलदेव को सजा दिलाने में कामयाब हो गई, तो यह न सिर्फ उसकी जीत होगी, बल्कि हर उस औरत की जीत होगी जो डर के साए में जी रही थी। सूरजपुर में अब हर तरफ कावेरी सिंह की चर्चा थी। उसका न्यूज चैनल पर लाइव इंटरव्यू शहर में आग की तरह फैल चुका था। लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सूरजपुर के नारे के साथ कावेरी के समर्थन में खड़े हो रहे थे। औरतें, जो पहले डर की वजह से चुप रहती थीं, अब खुलकर अपनी कहानियां साझा कर रही थीं। कावेरी की हिम्मत ने न सिर्फ जनता को प्रेरित किया था, बल्कि पुलिस और प्रशासन के कुछ ईमानदार अधिकारियों को भी हौसला दिया था। लेकिन बलदेव शर्मा जैसे शातिर इंसान के लिए यह सिर्फ एक जंग का आगाज था। कोर्ट में उसकी याचिका ने कावेरी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। कावेरी जानती थी कि कोर्ट की सुनवाई आसान नहीं होगी। बलदेव का वकील संजय गुप्ता अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसने पहले भी कई बड़े रसूखदार लोगों को पक्के सबूतों के बावजूद बचा लिया था। कावेरी ने अपने घर में एक छोटी सी मेज पर अपनी फाइलें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और गवाहों के बयान फैलाए। उसका कंधा अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने मेघना को बुलाया और कहा, हमें कोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। संजय गुप्ता हमारे हर सबूत पर सवाल उठाएगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि वह चाहकर भी बलदेव को न बचा पाए। मेघना ने सहमति जताई। कावेरी, तुम चिंता मत करो, मैं और अभय तुम्हारे साथ हैं। हम और सबूत जुटाएंगे,
लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बलदेव के गुंडे गवाहों को और न धमकाएं। कावेरी ने सिर हिलाया और बोली, मैं डीएसपी रविशेखर से बात करूंगी। वे गवाहों की सुरक्षा का और सख्त इंतजाम करेंगे। साथ ही हमें बलदेव के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके रसूखदार दोस्तों की ओर जांच करनी होगी। कावेरी ने उसी दिन डीएसपी रविशेखर से मुलाकात की। उसने बलदेव के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके स्थानीय कारोबारी रमाकांत मिश्रा से कनेक्शन की जांच करने की बात रखी। रविशेखर ने गंभीर लहजे में कहा, कावेरी, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन रमाकांत मिश्रा का नाम इस मामले में आने से चीजें और जटिल हो सकती हैं। वह शहर के बड़े कारोबारियों और कुछ बड़े अधिकारियों से जुड़ा है। हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। कावेरी ने जवाब दिया, सर, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन अगर हम डर गए तो बलदेव जैसे लोग और ताकतवर हो जाएंगे। मैं चाहती हूं कि हम रमाकांत मिश्रा के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स की जांच करें। मुझे यकीन है कि बलदेव को उसका समर्थन सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं मिल रहा। इसके पीछे कोई बड़ा लेन देन हो सकता है। डीएसपी ने कावेरी की बात मान ली और एक छोटी सी जांच टीम बनाई, जिसमें कावेरी को भी शामिल किया गया। इस बीच अभय, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, ने अपने सूत्रों के जरिए रमाकांत मिश्रा और बलदेव के बीच के कनेक्शन की खोज शुरू की। उसने कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोगों से बात करके पता लगाया कि बलदेव और रमाकांत का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था। रमाकांत मिश्रा शहर में कई अवैध कारोबार चलाता था, जिसमें शराब की तस्करी और जमीन के सौदे शामिल थे। बलदेव उसका प्रोटेक्शन देने वाला पुलिस वाला था। अभय ने कावेरी को फोन किया और कहा, कावेरी, मेरे पास एक बड़ी खबर है। मुझे एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड मिला है, जिसमें बलदेव पर शराब तस्करी के एक केस में शामिल होने का शक था, लेकिन रमाकांत मिश्रा के दबाव में वह केस दबा दिया गया था। अगर हम इस रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश कर सकें तो बलदेव की सारी साख खत्म हो जाएगी। कावेरी की आंखों में चमक आ गई। अभय, यह बहुत बड़ा सबूत है, लेकिन हमें इसे पुख्ता करना होगा। क्या तुम उस केस से जुड़े किसी गवाह या दस्तावेज तक पहुंच सकते हो? अभय ने हामी भरी और कहा, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन तुम्हें भी कोर्ट की सुनवाई के लिए तैयार रहना होगा। संजय गुप्ता तुम्हारे वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाएगा। कावेरी ने अपने गवाहों लक्ष्मीबाई, मेघना, अर्जुन और नितिन के साथ एक बैठक की। उसने उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में समझाया और कहा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं, डीएम और एसपी आपके साथ हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। बलदेव और उसका वकील हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीबाई, जो एक साधारण गृहिणी थी, ने हिम्मत जुटाकर कहा, कावेरी बेटी, मैं डरने वाली नहीं हूं। उस बलदेव ने मेरे बेटे को धमकाया था। मैं कोर्ट में सच बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन और नितिन ने भी हामी भरी। मेघना ने कावेरी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने हमें हिम्मत दी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर बलदेव ने अपनी साजिश को और तेज कर दिया। उसने अपने कुछ गुंडों को भेजकर कावेरी के घर के आसपास मंडराने के लिए कहा, ताकि उसे डराया जा सके। एक रात कावेरी को अपने घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों की आवाजें सुनाई दीं। उसने तुरंत डीएसपी रविशेखर को फोन किया। रवि ने तुरंत एक पुलिस टीम भेजी और उन लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वे बलदेव के इशारे पर कावेरी को धमकाने आए थे। यह नया सबूत कावेरी के हाथ में एक और हथियार दे गया। कोर्ट की सुनवाई का दिन नजदीक आ रहा था। कावेरी ने अपनी फाइल को और मजबूत किया। उसने अभय की मदद से बलदेव के पुराने शराब तस्करी केस से जुड़े एक गवाह को ढूंढ निकाला। यह गवाह रामप्रसाद, एक पुराना शराब तस्कर था, जो अब साधारण जिंदगी जी रहा था। रामप्रसाद ने कावेरी को बताया कि बलदेव ने उससे कई बार हफ्ता वसूला था और रमाकांत मिश्रा के अवैध शराब के कारोबार को पुलिस की सुरक्षा दी थी। रामप्रसाद डर रहा था, लेकिन कावेरी ने उसे भरोसा दिलाया। रामप्रसाद जी, अगर आप सच बोलेंगे तो मैं आपकी पूरी सुरक्षा करवाऊंगी। आपकी गवाही बलदेव को सजा दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। रामप्रसाद ने हिम्मत जुटाई और लिखित बयान देने को तैयार हो गया। कावेरी ने उसका बयान डीएम और एसपी को सौंपा। डीएम अनिता राय ने कहा, कावेरी, तुमने जो सबूत जुटाए हैं वे कोर्ट में बलदेव को बचने का कोई मौका नहीं देंगे।
लेकिन हमें रमाकांत मिश्रा को भी इस मामले में लाना होगा। वह बलदेव का सबसे बड़ा सहारा है। कावेरी ने सहमति जताई। उसने अभय से कहा, हमें रमाकांत मिश्रा के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करना होगा। अगर हम यह साबित कर सकें कि बलदेव और रमाकांत एक साथ मिलकर ये गैरकानूनी काम कर रहे थे, तो दोनों को सजा मिलेगी। अभय ने अपने सूत्रों के जरिए रमाकांत के बैंक खातों और फोन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। उसने एक पुराने पुलिस कांस्टेबल, जो अब रिटायर हो चुका था, से संपर्क किया। इस कांस्टेबल मोहनलाल ने बताया कि बलदेव और रमाकांत कई सालों से मिलकर अवैध शराब और जमीन के सौदों में शामिल थे। मोहनलाल के पास कुछ पुराने दस्तावेज थे जो बलदेव और रमाकांत के बीच पैसे के लेन देन को साबित करते थे। कावेरी को जब यह पता चला तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने डीएसपी रविशेखर और एएसपी विक्रम राठौर के साथ एक और बैठक की। उसने सारे नए सबूत, रामप्रसाद का बयान, मोहनलाल के दस्तावेज और बलदेव के गुंडों की धमकियों का रिकॉर्ड उनके सामने रखा। एसपी ने कहा, कावेरी, तुमने इस मामले को इतना मजबूत कर दिया है कि अब बलदेव और रमाकांत दोनों के लिए बचना मुश्किल होगा, लेकिन कोर्ट में हमें बहुत सावधानी से पेश होना होगा। संजय गुप्ता कोई न कोई दांव जरूर खेलेगा। कावेरी ने जवाब दिया, सर, मैं तैयार हूं। मैंने अपने गवाहों को भी तैयार किया है। हम कोर्ट में सच को सामने लाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सुनवाई का दिन आ गया। सूरजपुर का जिला कोर्ट लोगों से खचाखच भरा था। स्थानीय पत्रकार, जनता और कई सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। कावेरी गहरे नीले रंग की साड़ी में कोर्ट में दाखिल हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक आग जल रही थी। बलदेव शर्मा को पुलिस हिरासत में कोर्ट लाया गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। संजय गुप्ता, उसका वकील, आत्मविश्वास से भरा हुआ कोर्ट में खड़ा था। रमाकांत मिश्रा भी हिरासत में कोर्ट में मौजूद था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सुनवाई शुरू हुई। कावेरी की ओर से सरकारी वकील रमेश तिवारी ने केस पेश किया। रमेश तिवारी एक अनुभवी वकील थे, जिन्हें भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में सख्ती के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर बलदेव का वकील संजय गुप्ता अपने चालाक तर्कों के साथ तैयार था। रमेश तिवारी ने अपनी शुरुआती दलील पेश की। माननीय जज साहब, यह केस सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर की बदसलूकी का नहीं है। यह उस विश्वास के साथ धोखा है जो जनता पुलिस और कानून पर करती है। इंस्पेक्टर बलदेव शर्मा और उनके सहयोगी सिपाहियों ने न सिर्फ शराबबंदी कानून तोड़ा, बल्कि राहगीर औरतों को छेड़ा, एक आईपीएस अधिकारी पर हमला किया और अवैध शराब तस्करी के कारोबार में शामिल रहे। उनके सहयोगी रमाकांत मिश्रा इस अपराध के मास्टरमाइंड हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, वीडियो, ऑडियो, गवाहों के बयान और पुलिस रेड से बरामद दस्तावेज। संजय गुप्ता ने तुरंत आपत्ति जताई। माननीय जज साहब, यह सारा केस एक साजिश है। मेरे क्लाइंट बलदेव शर्मा को बदनाम करने के लिए आईपीएस कावेरी सिंह ने फर्जी वीडियो और ऑडियो बनाए हैं। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सारी गवाहियां झूठी हैं और गवाहों को डराकर या लालच देकर बयान देने के लिए मजबूर किया गया है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कावेरी का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। रमेश तिवारी ने शांत लहजे में जवाब दिया, माननीय जज साहब, हमने सारे वीडियो और ऑडियो को दिल्ली की एक प्रतिष्ठित फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा था। उनकी रिपोर्ट साफ कहती है कि इन रिकॉर्डिंग्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करना चाहता हूं। जज ने रिपोर्ट देखी और सिर हिलाया। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाता है। अब गवाहों को बुलाया जाए। पहली गवाह थी लक्ष्मीबाई। वह कोर्ट में गवाही के लिए खड़ी हुई। उनकी साधारण साड़ी और कांपते हाथ उनके डर को दिखा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। जज साहब, मैं एक साधारण गृहिणी हूं। बलदेव शर्मा और उसके सिपाहियों ने मुझे सड़क पर छेड़ा था। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। अगर कावेरी मैडम ने हिम्मत न दिखाई होती तो मैं आज यहां नहीं खड़ी होती। संजय गुप्ता ने लक्ष्मीबाई से सवाल किए, क्या आपको पैसे या कोई और लालच दिया गया है जिसके लिए आप यह झूठी गवाही दे रही हैं? लक्ष्मीबाई ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे कोई लालच नहीं चाहिए। मैं सच बोल रही हूं।
आप जैसे लोग हमें डराते हैं, लेकिन अब हम डरने वाले नहीं हैं। कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। जज ने हथौड़े से टेबल पर ठकठकाकर सबको शांत किया। अगली गवाही मेघना की थी। उसने बताया कि कैसे बलदेव और उसके सिपाहियों ने उसे सड़क पर रोका और बदसलूकी की। मैंने डरने का नाटक किया, लेकिन यह सब कावेरी की योजना का हिस्सा था, ताकि हम इनके अपराध को रिकॉर्ड कर सकें। मेघना की गवाही ने कोर्ट रूम में एक नया जोश भर दिया। अर्जुन और नितिन ने भी अपनी गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वे उस दिन सड़क पर मौजूद थे और बलदेव की हरकतों को अपनी आंखों से देखा था। फिर राम प्रसाद की बारी आई। उसने कोर्ट को बताया कि बलदेव ने उससे कई बार हफ्ता वसूला और रमाकांत मिश्रा के अवैध शराब कारोबार को पुलिस की सुरक्षा दी। मैं खुद एक गलत रास्ते पर था जज साहब, लेकिन कावेरी मैडम ने मुझे नई जिंदगी दी। मैं आज सच बोलने आया हूं। संजय गुप्ता ने रामप्रसाद की साख पर सवाल उठाने की कोशिश की। आप खुद एक अपराधी रहे हैं, आपकी गवाही पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? रामप्रसाद ने जवाब दिया, हां, मैं अपराधी था, लेकिन मैंने अपनी सजा काटी। आज मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और लोग बलदेव जैसे लोगों की वजह से डर में जाएं। अब कावेरी की बारी थी। वह गवाही के लिए खड़ी हुई। उसने कोर्ट को पूरी घटना बताई, उस दिन सड़क पर बलदेव की बदसलूकी से लेकर उसके हमले तक। उसने अपने कंधे की चोट दिखाई और कहा, जज साहब, मैंने यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी। मैंने यह लड़ाई हर उस औरत के लिए लड़ी जो डर के साए में जीती है। अगर हम आज बलदेव और रमाकांत जैसे लोगों को सजा नहीं देंगे, तो वे और ताकतवर हो जाएंगे। कावेरी की गवाही के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज जस्टिस हरविंदर सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, इस मामले में सारे सबूत और गवाहियां देखने के बाद यह साफ है कि बलदेव शर्मा और उनके सहयोगियों ने गंभीर अपराध किए हैं, लेकिन हमें रमाकांत मिश्रा के खिलाफ भी सबूत देखने होंगे। रमेश तिवारी ने तुरंत गोदाम से बरामद दस्तावेज और मोहनलाल के पुराने रिकॉर्ड्स पेश किए। इन दस्तावेजों में रमाकांत मिश्रा के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन और बलदेव के साथ उसके फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स थे। फॉरेंसिक लैब की एक और रिपोर्ट ने साबित किया कि ये दस्तावेज असली थे। संजय गुप्ता ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, जज साहब, ये सारा केस एक साजिश है। कावेरी सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया और मेरे क्लाइंट्स को फंसाया, लेकिन उसकी दलीलें अब कमजोर पड़ रही थीं। जज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है मिस्टर गुप्ता। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाहियां पेश की हैं। सुनवाई कई घंटों तक चली। आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाने का समय तय किया। कोर्ट रूम के बाहर जनता का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। लोग नारे लगा रहे थे, कावेरी मैडम जिंदाबाद, न्याय दो, सजा दो। कावेरी कोर्ट से बाहर निकली। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में संतुष्टि थी। मेघना ने उसका हाथ थामा और कहा, कावेरी, तुमने कमाल कर दिया। अब फैसला जो भी हो, तुमने जनता का दिल जीत लिया है। कावेरी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत मेरी अकेले की नहीं है मेघना, यह हर उस इंसान की जीत है जो सच के लिए लड़ता है। फैसले का दिन आया। कोर्ट रूम फिर से खचाखच भरा था। जज हरविंदर सिंह ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। इस कोर्ट ने सारे सबूतों, गवाहियों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। यह साबित हो चुका है कि इंस्पेक्टर बलदेव शर्मा और उनके 4 सिपाहियों ने शराबबंदी कानून तोड़ा, राहगीर औरतों के साथ बदसलूकी की और एक आईपीएस अधिकारी पर हमला किया। इसके अलावा बलदेव शर्मा और रमाकांत मिश्रा अवैध शराब तस्करी और हफ्ता वसूली में शामिल थे। जज ने एक पल रुककर कोर्ट रूम की ओर देखा। इसलिए इस कोर्ट का फैसला है कि बलदेव शर्मा और उनके 4 सिपाहियों को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। रमाकांत मिश्रा को अवैध शराब तस्करी और अपराध को बढ़ावा देने के लिए 10 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग करने के लिए अलग से जांच होगी। कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठीं। बलदेव और रमाकांत के चेहरों का रंग उड़ चुका था। बलदेव ने कावेरी की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हार का मिश्रण था, लेकिन कावेरी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह कोर्ट से बाहर निकली
जहां जनता ने उसे घेर लिया। लोग फूलों की मालाएं लेकर आए थे। कुछ औरतें रोते हुए कावेरी को गले लगा रही थीं। डीएम अनिता राय ने कावेरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कावेरी, तुमने सूरजपुर की हर औरत को एक नई ताकत दी है। तुम पर हमें गर्व है। एसपी विक्रम राठौर ने कहा, तुमने पुलिस की साख बचाई है। अब हर पुलिस वाला यह समझेगा कि वर्दी की जिम्मेदारी क्या होती है। कावेरी ने सबका शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था। उसने जनता को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत मेरी नहीं, आप सबकी है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें डरा नहीं सकता। यह सूरजपुर का नया अध्याय है, जहां सच और इंसाफ की जीत होगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरजपुर में बदलाव की हवा तो चल पड़ी थी, लेकिन कावेरी जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। बलदेव और रमाकांत जैसे लोग भले ही सजा पा चुके थे, लेकिन समाज में अभी भी कई ऐसे लोग थे जो अपने रसूख और ताकत का दुरुपयोग करते थे। कावेरी ने अपने जागरूकता अभियान को और तेज करने का फैसला किया। उसने स्कूलों और कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कैंप शुरू किए और हेल्पलाइन नंबर को और प्रभावी बनाया। इधर शहर में कुछ और खबरें उभरने लगी थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि रमाकांत मिश्रा के कुछ और साथी, जो अभी भी आजाद थे, कावेरी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी कि रमाकांत के कुछ कारोबारी दोस्त कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर कावेरी का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अभय से संपर्क किया और कहा, हमें रमाकांत के बाकी साथियों की जांच करनी होगी। अगर हम उनके कारोबार और कनेक्शंस का पर्दाफाश कर सकें तो हम इस साजिश को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अभय ने हामी भरी और अपने सूत्रों के जरिए रमाकांत के कारोबारी नेटवर्क की खोज शुरू की। कावेरी ने डीएसपी रविशेखर के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। इस बार वह रमाकांत के एक पुराने कर्मचारी गोपाल से संपर्क करने की सोची। गोपाल पहले रमाकांत का ड्राइवर था और अब एक छोटी सी दुकान चलाता था। कावेरी ने गोपाल से मुलाकात की और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सच बोलेगा तो उसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। गोपाल ने बताया कि रमाकांत का एक और बड़ा साथी विजय सिंह शहर के बाहर एक गोदाम में अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार चलाता था। उसने एक पुराने गोदाम का पता भी दिया, जहां ये गैर कानूनी गतिविधियां होती थीं। कावेरी ने यह जानकारी डीएसपी रविशेखर को दी और उन्होंने तुरंत एक रेड की योजना बनाई। अगली रात पुलिस ने उस गोदाम पर छापा मारा। वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब, नकली ड्रग्स और कुछ दस्तावेज बरामद हुए जो विजय सिंह और रमाकांत के बीच के लेन देन को साबित करते थे। यह कावेरी के लिए एक और बड़ा सबूत था, लेकिन तभी एक नई खबर ने उसे चौंका दिया। विजय सिंह ने शहर छोड़कर भागने की कोशिश की थी। वह अपने कुछ गुंडों के साथ सूरजपुर की सीमा पार करने की फिराक में था। कावेरी ने तुरंत एसपी विक्रम राठौर को सूचना दी। एसपी ने शहर की सभी सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी। कुछ ही घंटों में विजय सिंह को उसके 2 साथियों के साथ पकड़ लिया गया, लेकिन कावेरी जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विजय सिंह के पकड़े जाने से रमाकांत के बाकी साथी और बौखला सकते थे। उसे और सावधान रहना था। उसने मेघना और अभय के साथ एक और बैठक की। हमें अब विजय सिंह के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना होगा, कावेरी ने कहा। अगर हम उनके कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकें तो सूरजपुर को इन अपराधियों से मुक्ति मिल सकती है। अभय ने सुझाव दिया, मैं कुछ और पत्रकारों को इस मामले में शामिल करूंगा। अगर हम इस कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं तो इन अपराधियों पर और दबाव पड़ेगा। कावेरी ने सहमति जताई। उसने अपने जागरूकता अभियान को और विस्तार देने का फैसला किया। उसने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को न सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाने की योजना बनाई, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि कानून और सच के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उसने एक नया नारा दिया, सूरजपुर की शक्ति, सच की जीत, जो शहर में तेजी से लोकप्रिय हो गया। लेकिन कावेरी के सामने अब एक नई चुनौती थी। कुछ स्थानीय नेताओं ने उसके खिलाफ दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे कह रहे थे कि कावेरी ने शहर की शांति भंग की है और अनावश्यक रूप से पुलिस की छवि खराब की है।
एक छोटे से अखबार में खबर छपी कि कावेरी का तबादला होने वाला है। यह सुनकर कावेरी का मन थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने डीएम अनिता राय से मुलाकात की और सारी स्थिति बताई। अनिता राय ने उसे भरोसा दिलाया, कावेरी, तुम चिंता मत करो। तुमने जो किया वह सूरजपुर के लिए एक मिसाल है। मैं और एसपी तुम्हारे साथ हैं। कोई तबादला नहीं होगा। तुम यहां रहकर अपनी लड़ाई जारी रखोगी। कावेरी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ एक और बाधा थी। उसने अपने नाना के पास बैठकर उनकी बातें सुनी। नाना ने कहा, बेटी, तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत इस शहर को बदल रही है। डरना मत, बस आगे बढ़ते रहो। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाना, यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है। यह सूरजपुर की हर उस औरत की लड़ाई है जो अपने हक के लिए खड़ी होना चाहती है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। सूरजपुर में बदलाव की लहर अब तेज हो चुकी थी। कावेरी सिंह की अगुवाई में शुरू हुआ जागरूकता अभियान शहर के हर कोने तक पहुंच गया था। स्कूलों और कॉलेजों में युवतियां अब न सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीख रही थीं, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला भी जुटा रही थीं। कावेरी की हेल्पलाइन नंबर पर हर दिन दर्जनों कॉल्स आ रहे थे। कुछ शिकायतें थीं, तो कुछ लोग सिर्फ कावेरी को धन्यवाद देने के लिए फोन कर रहे थे। लेकिन कावेरी जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। विजय सिंह की गिरफ्तारी और रमाकांत मिश्रा की सजा ने भले ही एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन कुछ रसूखदार लोग अभी भी साए में साजिशें रच रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद सूरजपुर में शांति तो थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी कावेरी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। एक स्थानीय नेता, हरपाल सिंह, जो रमाकांत मिश्रा का पुराना दोस्त था, ने कावेरी के तबादले की अफवाह को और हवा दी। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कुछ अखबारों में खबरें छपवाईं कि कावेरी ने शहर में अशांति फैलाई और पुलिस की छवि खराब की। इन खबरों का असर कुछ लोगों पर हुआ और शहर में एक छोटा सा समूह कावेरी के खिलाफ नारे लगाने लगा। कावेरी को यह सब सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने अपने दोस्त अभय को बुलाया और कहा, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अब जनता के सामने सच को और मजबूती से रखना होगा। अभय ने सुझाव दिया, कावेरी, हमें एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। अगर हम शहर की जनता को एकजुट कर लें तो कोई भी नेता या रसूखदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कावेरी ने इस विचार को पसंद किया। उसने मेघना, लक्ष्मीबाई, अर्जुन, नितिन और कुछ स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर एक बड़ा सूरजपुर जागृति मार्च आयोजित करने का फैसला किया। यह मार्च शहर के मुख्य चौराहे से शुरू होकर डीएम ऑफिस तक जाएगा। इसका मकसद था जनता को यह दिखाना कि कावेरी की लड़ाई सिर्फ बलदेव या रमाकांत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए थी जो अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहता था। मार्च की तारीख तय हुई। कावेरी ने अपने जागरूकता अभियान के तहत पहले से ही कई मोहल्लों में सभाएं कर रखी थीं, इसलिए जनता में उत्साह था। मार्च के दिन सुबह सूरजपुर का मुख्य चौराहा लोगों से खचाखच भरा था। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सब सूरजपुर की शक्ति, सच की जीत के नारे लगा रहे थे। कावेरी ने एक साधारण सलवार सूट पहना था और उसके कंधे पर अभी भी हल्की सी पट्टी बंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मार्च शुरू हुआ। कावेरी सबसे आगे थी। उसके साथ मेघना, लक्ष्मीबाई और रामप्रसाद भी थे। लोग सड़कों पर तख्तियां लिए चल रहे थे, जिन पर लिखा था, इंसाफ दो, भ्रष्टाचार हटाओ और कावेरी मैडम, तुम पर गर्व है। स्थानीय पत्रकार और टीवी चैनल्स के कैमरे इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे। डीएम अनिता राय और एसपी विक्रम राठौर भी मार्च में शामिल हुए, जिसने जनता का हौसला और बढ़ा दिया। मार्च डीएम ऑफिस पहुंचा, जहां कावेरी ने एक छोटा सा भाषण दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सूरजपुर के मेरे भाइयों और बहनों, यह मार्च सिर्फ मेरी लड़ाई का हिस्सा नहीं है, यह आपकी लड़ाई है। जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई भी हमें दबा नहीं सकता। बलदेव शर्मा और रमाकांत मिश्रा जैसे लोग सजा पा चुके हैं, लेकिन अभी और लोग हैं जो अपने रसूख के दम पर हमें डराना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं तब तक रुकूंगी नहीं जब तक सूरजपुर पूरी तरह सुरक्षित
और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता। जनता ने तालियों और नारों से कावेरी का स्वागत किया। डीएम अनिता राय ने माइक लिया और कहा, कावेरी सिंह ने सूरजपुर को एक नई दिशा दी है। मैं प्रशासन की ओर से वादा करती हूं कि हर उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा। कावेरी, तुम्हारा यह मार्च सूरजपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मार्च के बाद सूरजपुर में कावेरी की लोकप्रियता और बढ़ गई, लेकिन हरपाल सिंह और उसके कुछ साथी अब भी चुप नहीं बैठे थे। अभय को अपने सूत्रों से पता चला कि हरपाल सिंह ने कुछ स्थानीय नेताओं और कारोबारियों के साथ मिलकर कावेरी के खिलाफ एक नई साजिश रची थी। वे कोर्ट में बलदेव और रमाकांत की सजा को पलटने के लिए नए वकील और कुछ फर्जी गवाह जुटा रहे थे। साथ ही वे कावेरी के तबादले के लिए ऊपरी स्तर पर दबाव डाल रहे थे। कावेरी को जब यह खबर मिली तो उसने डीएसपी रविशेखर और अभय के साथ एक गुप्त बैठक की। हमें हरपाल सिंह की साजिश को जड़ से खत्म करना होगा, उसने कहा। अगर हम उसे बेनकाब कर सकें तो बाकी लोग अपने आप डर जाएंगे। अभय ने बताया, मेरे पास एक जानकारी है। हरपाल सिंह का एक करीबी राकेश वर्मा, जो उसका बिजनेस पार्टनर है, उसके कुछ गैरकानूनी कारोबारों के बारे में जानता है। अगर हम राकेश को अपने पक्ष में कर लें तो वह हरपाल के खिलाफ गवाही दे सकता है। कावेरी ने इस योजना पर काम शुरू किया। उसने राकेश वर्मा से गुप्त रूप से मुलाकात की। राकेश शुरू में डर रहा था, लेकिन कावेरी ने उसे भरोसा दिलाया। राकेश जी, अगर आप सच बोलेंगे तो मैं और प्रशासन आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। आप हरपाल और उसके गैरकानूनी कारोबार के बारे में सब जानते हैं। यह मौका है जब आप सूरजपुर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। राकेश ने हिम्मत जुटाई और हरपाल सिंह के अवैध जमीन सौदों और शराब तस्करी के कारोबार के बारे में बताया। उसने कुछ दस्तावेज भी दिए जो हरपाल और रमाकांत के बीच के लेन देन को साबित करते थे। कावेरी ने ये दस्तावेज डीएम और एसपी को सौंपे। डीएम अनिता राय ने तुरंत एक और छापेमारी का आदेश दिया। इस बार पुलिस ने हरपाल सिंह के एक गोदाम पर रेड की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब और कुछ नकली दस्तावेज बरामद हुए। हरपाल सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह बलदेव और रमाकांत के साथ मिलकर अवैध कारोबार चला रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि कावेरी के खिलाफ झूठी खबरें और तबादले की अफवाहें उसी की साजिश थीं। यह खबर जब शहर में फैली तो हरपाल सिंह की साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। लोग अब और ज्यादा कावेरी के समर्थन में आ गए। हरपाल सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सूरजपुर में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कावेरी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कोर्ट ने हरपाल सिंह को भी 5 साल की सजा सुनाई। बलदेव, रमाकांत और विजय सिंह पहले ही जेल में थे। सूरजपुर की सड़कें अब पहले से ज्यादा सुरक्षित लगने लगी थीं। कावेरी की हेल्पलाइन नंबर अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। औरतें और युवतियां अब खुलकर अपनी शिकायतें दर्ज कर रही थीं और पुलिस भी पहले से ज्यादा जवाबदेह हो गई थी। कावेरी ने अपने जागरूकता अभियान को और विस्तार दिया। उसने सूरजपुर में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलने की पहल की, जहां औरतों को न सिर्फ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी, बल्कि उन्हें कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी भी दी जाती थी। डीएम अनिता राय ने इस केंद्र के लिए सरकारी फंडिंग की व्यवस्था की और एसपी विक्रम राठौर ने पुलिस की एक विशेष टीम बनाई जो इस केंद्र के साथ मिलकर काम करती थी। एक दिन कावेरी अपने नाना के साथ उनके छोटे से बगीचे में बैठी थी। नाना की सेहत अब पहले से बेहतर थी। उन्होंने कावेरी का हाथ थामकर कहा, बेटी, तुमने जो किया वह कोई साधारण काम नहीं है। तुमने सूरजपुर को एक नई रोशनी दी है। मुझे तुम पर गर्व है। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाना, यह जीत मेरी अकेले की नहीं है। मेघना, लक्ष्मीबाई, अभय, अर्जुन, नितिन और सूरजपुर की जनता सबने मिलकर यह लड़ाई लड़ी है। मैं बस एक माध्यम थी। कुछ महीनों बाद सूरजपुर में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में कावेरी को सूरजपुर की शेरनी के सम्मान से नवाजा गया। डीएम अनिता राय ने मंच से कहा, कावेरी सिंह ने न सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाले को सजा दिलाई, बल्कि पूरे शहर को एकजुट करके एक नई मिसाल कायम की। आज सूरजपुर की हर औरत और हर युवा को यह भरोसा है कि अगर वे सच के लिए लड़ेंगे तो जीत उनकी होगी।
कावेरी ने मंच पर खड़े होकर जनता को संबोधित किया। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो उस दिन थी जब उसने बलदेव का सामना किया था। सूरजपुर मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, यह मेरा घर है। यहाँ की हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं वादा करती हूं कि मैं तब तक रुकूंगी नहीं जब तक इस शहर की हर सड़क सुरक्षित न हो जाए। लेकिन यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, यह आप सबकी लड़ाई है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जनता ने तालियों और नारों से कावेरी का स्वागत किया। मेघना, लक्ष्मीबाई, अर्जुन, नितिन और अभय भी मंच पर उसके साथ खड़े थे। सूरजपुर की सड़कें अब न सिर्फ सुरक्षित थीं, बल्कि उनमें एक नई उम्मीद की चमक थी। कावेरी की कहानी अब सिर्फ सूरजपुर तक सीमित नहीं थी, यह पूरे देश में फैल चुकी थी। राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज़ चैनल्स ने कावेरी की हिम्मत की कहानी को साहस की आग के नाम से छापा। समारोह के बाद कावेरी अपने घर लौटी। उसने अपने कंधे की पट्टी उतारी। जख्म अब पूरी तरह भर चुका था, लेकिन उसकी यादें अभी भी जिंदा थीं। उसने अपने नाना की पुरानी डायरी खोली, जिसमें उन्होंने लिखा था, सच की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। कावेरी ने मुस्कुराते हुए डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। सूरजपुर की सड़कें अब शांत थीं, लेकिन इस शांति में एक नई ताकत थी। कावेरी की लड़ाई ने सूरजपुर को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी हिम्मत और जनता की एकता ने न सिर्फ बलदेव, रमाकांत और हरपाल जैसे लोगों को सजा दिलाई, बल्कि एक नया सूरजपुर बनाया, जहां औरतें बिना डर के सड़कों पर चल सकती थीं, जहां पुलिस जनता की रक्षा के लिए काम करती थी और जहां सच और इंसाफ की जीत होती थी। कावेरी ने अपनी ड्यूटी जारी रखी। वह अब सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, बल्कि सूरजपुर की उम्मीद थी। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। और सूरजपुर की सड़कों पर हर बार जब कोई औरत बिना डर के चलती थी, तो वह कावेरी की जीत का जश्न मनाती थी।